हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। काफ़ी चीज़ें मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। शुरुआत करी थी बेसिक मैथमेटिक्स से, जो कि हर जगह केमिस्ट्री में अप्लाई होगी। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके मोल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, मोल्स और मास को रिलेट किया, फिर मोल्स और वॉल्यूम को रिलेट किया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड किए। और आज हम बाकी के टॉपिक्स करने वाले हैं, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट क्लास में थोड़ा सा छुआ था, तो अब पूरा करेंगे। उसके बाद परसेंटेज यील्ड करेंगे, फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये चारों टॉपिक्स कोशिश करेंगे कवर करने की। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रिकैप देख लीजिए। रिकैप में मैं ये स्लाइड आपको हर रोज दिखाऊंगी, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। क्या है कि आपका 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब होता है कि मेरे पास सोडियम के कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और 1 मोल का मतलब होता है कि जब मैं सोडियम का 23 ग्राम वे करूंगी, 23 जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है, तो उतने वेट में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सिमिलरली जब वाटर की बात करती हूँ, 1 मोल ऑफ वाटर होता है मेरा 18 ग्राम का। तो 18 ग्राम वाटर जब मैं लूंगी तो उसमें होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पॉइंट टू बी नोटेड, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उसमें एटम्स कितने होंगे? एटम्स तो 2 चीज़ों के हैं, एक है ऑक्सीजन और 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 2 इंटू 6.022 और ऑक्सीजन के हो गए इंटू 1, दैट इज इट। तो इतने एटम्स ऑक्सीजन के हो गए। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। और ये बेसिक फॉर्मूले आपको कभी भूलना ही नहीं है, जो नीचे लिखा है मोल्स और मास को इक्वेट करते हुए। चलो आज का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ा था। ये क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ो। क्या लिखा है? 16.8 लीटर गैस कंटेनिंग H2NO2 इज फॉर्म्ड। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगी तो H2NO2 फॉर्म होगी, राइट। तो H2NO2 कैसे फॉर्म होती है, इसका रिएक्शन लिखूं। फॉर्म हो रही है का क्या मतलब है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो है बच्चा H2NO2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको इधर नहीं लिखते हैं, इसको यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट है मेरा H2 प्लस O2, मैंने लिख दिया। अब ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होता है कि मैंने पानी लिया एक बीकर में, उसमें मैंने करंट पास कराया। जैसे ही करंट पास कराती हूँ तो क्या होता है, वाटर किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसकी कुछ कंडीशंस होती है। नॉर्मली पानी में करंट पास कराऊंगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं टूटेगा। उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, करंट सबका कुछ मेजरमेंट होगा, तभी एट एक्सट्रीम कंडीशंस ये पॉसिबल हो पाता है। करेक्ट। अब उसके बाद क्या है, उसमें दे रखा है कि ये जो आपको मिली है H2NO2, इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 16.8 लीटर्स। और पूछा है व्हाट शुड बी द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर। मतलब इस पानी का वेट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इतना समझ आया? अब एक एक करके ये चीज सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। मैंने आपको क्या बोला था, पहले इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। H2 बैलेंस है क्या? ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है या एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। जैसे यहाँ 2 लिखा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H2 के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन एकदम बैलेंस है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी बैलेंस्ड। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि मैम मेरा जो मोलर रेशियो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना है? 2:1 का रेशियो है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात थी? कि ये जो मोलर रेशियो है ये किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम्स के भी इक्वल होता है। बताया था कि नहीं बताया था? इसका मतलब कि अगर मुझे ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, x लीटर मिल रहा है, तो मुझे हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 2x लीटर।
मिलेगा कि नहीं? ये लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है, जैसे मोल्स मैं बता सकती हूँ, इक्वेशन देख के मोल्स बता सकती हूँ कि ऑक्सीजन का 1 मोल मिल रहा है और हाइड्रोजन के 2 मोल्स मिल रहे हैं जब मैं 2 मोल पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ। ठीक है, तो मोल से मैं इसके वॉल्यूम को भी इक्वेट कर सकती हूँ कि 2 मतलब कि 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, उसको मैंने ले लिया x लीटर। अगर x लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है तो 2x लीटर मिलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि ट्वाइस द मोल्स हैं ऑक्सीजन के। समझ आई इतनी चीज? अब क्या है 2x, तो टोटल कितना हो गया? अब यहाँ पे वॉल्यूम मैंने लिया भी क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस बन रही है। दिख रहा है ये दोनों बच्चा आपकी गैसेस है। अगर यहाँ लिक्विड्स होते तो मैं नहीं लेती, ये केवल इक्वेशन गैसेस पे अप्लाई होती है। बार बार ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। इतना समझ आया? तो 2x लीटर तो हाइड्रोजन हो गई, x लीटर ऑक्सीजन हो गई, तो इसको ऐड कर सकती हूँ 2x प्लस x विच इज इक्वल्स टू 3x लीटर्स। हो गया 3x लीटर्स। मैंने मान लिया कि टोटल वॉल्यूम मेरा मिल रहा है, वो पूरा दिया हुआ है, कितना है 16.8 इज इक्वल्स टू 16.8 लीटर्स। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ कि 16.8 लीटर ऑफ गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम दे रखा है आपको H2O2 का। तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। x कितना हो गया? 16.8 अपॉन 3x हुआ कि नहीं? सॉरी अपॉन 3, केवल x की तो वैल्यू निकालनी है, राइट तो इससे मेरा आंसर क्या आएगा? 16 इसे करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 5.6। कितना आ गया? 5.6 लीटर्स। कितना आंसर आया? 5.6 लीटर्स। मतलब 5.6 लीटर आपको मिल रही है ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर निकालना है। क्या निकालना है? वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर। अब 5.6 लीटर का क्या मतलब है? 5.6 लीटर आपको x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ये वाटर भी तो 2x ही है ना, 2x ही है कि नहीं? तो वाटर भी 2x है, इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 5.6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? विच इज इक्वल्स टू 11.2 लीटर्स। हुआ कि नहीं? इन तीनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ आई? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर, ये वाटर भी हमारा गैसियस स्टेट में मैंने माना है। ठीक है, ठीक है बच्चा। उसके बाद ये 11.2 लीटर हमारा वाटर आ गया, ये लीटर्स में आया है। अब इसका क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो वेट और वॉल्यूम को कैसे हम इक्वेट कर सकते हैं? मोल्स निकाल के। तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेती हूँ, तो मोल्स ऑफ H2O कितना होगा? मोल्स ऑफ H2O, मोल्स हो जाएंगे 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर्स। इससे आ जाएगा 0.5 मोल्स। आ गए पानी के आगे आपके 0.5 मोल्स। 0.5 मोल पानी आते ही पानी का वेट निकाल लेंगे, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट तो गिवन मास तो मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 18 कर देती हूँ। मोलर मास कितना होता है पानी का? पानी का मोलर मास होता है 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 0.5 इज 9 ग्राम्स। होता है कि नहीं? 9 ग्राम्स इज द आंसर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये समझ आया होगा। एक और बार अच्छे से देखो क्या है क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 16.8 लीटर की गैस फॉर्म हुई है, किसकी? H2 प्लस O2 की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इक्वेशन लिखनी है, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद पता चलता है, बहुत ज़रूरी है बैलेंसिंग, क्योंकि उसी से सही मोल्स का रेशो आता है। इससे पता चला कि जब 2 मोल्स वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करती हूँ तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो इसका रेशो हुआ 2:1 का। अब ये तो मोल्स का रेशो हो गया, वॉल्यूम का रेशो भी मोल्स के रेशो की तरह ही वर्क करता है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। मतलब अगर ऑक्सीजन मुझे x लीटर मिल रही है तो उसकी ट्वाइस 2x लीटर मुझे हाइड्रोजन मिलेगी। समझ गए? और ये किससे मिलेगी?
2x लीटर वाटर से, क्योंकि इसके भी 2 मोल्स है, राइट? समझ गए? अगर x लीटर, मुझे नहीं पता कितनी ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है, पर अगर वो x लीटर फॉर्म हो रही है तो उसकी 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 गुना हाइड्रोजन फॉर्म होगी, तो 2x लीटर किससे फॉर्म हो रही है? 2 गुना वाटर से। समझ आया? तो अब H2 और O2 का वॉल्यूम मुझे दे रखा है कितना? 2x प्लस x कर दूं, उसका वॉल्यूम हो जाएगा टोटल 3x, जो कि मुझे 16.8 दे रखा है, जिससे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मुझे पानी का वेट पूछा है। पानी का वेट निकालने के लिए पहले पानी के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने देखा कि अगर x लीटर से, ये मतलब कि क्या है, अगर मेरे को x की वैल्यू आ गई है ना, अब पानी का निकाल लेती हूँ मोल्स, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स पहले करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स करते ही पानी के लीटर्स आ गए 11.2 लीटर्स आते ही मोल्स निकालूंगी। मोल्स क्या होता है? लीटर से मोल्स कैसे निकालते हैं? डिवाइड कर देते हैं 22.4 से। आई होप ये चीज़ सभी को क्लियर होगी, है ना? तो हमारे पास आ जाता है कितना? 0.5 मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर से मास ऑफ वाटर निकालना आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास पानी का कितना होता है? 18 ग्राम होता है कि नहीं? H2O का मोलर मास, H2O क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं? दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो उससे मेरा 9 ग्राम का आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करने वाले हैं। होप लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और बार खुद से नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सोच के देखो लास्ट क्वेश्चन कि हाँ मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहे हैं 16.8 लीटर्स, और मुझे मोलर रेशियो पता है कि जितनी, दोबारा से लास्ट क्वेश्चन देखो, कि जितनी मुझे ऑक्सीजन मिलेगी उसकी 2 गुना मुझे मिलेगा हाइड्रोजन के मोल्स। इसका मतलब है कि जितना लीटर मुझे ऑक्सीजन का मिलेगा उसका 2 गुना लीटर मुझे हाइड्रोजन का मिलेगा। वही इक्वेशन लिख के 16.8 में करा और x की वैल्यू निकाल ली। अब हाइड्रोजन का वेट पूछा है, सॉरी वाटर का वेट पूछा है। तो वाटर का क्या हो गया कि मैम मुझे पता चला कि 2 ही मोल्स पानी से मुझे ये सब मिलेगा, तो इसका मतलब इसका रेशियो भी 2x हो गया। तो 2 इंटू एक्स हो गया, तो x की वैल्यू डाल दी, फिर मेरे पास लीटर्स में आंसर आ गया। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो एक ही फंडा है, लीटर को मोल में कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 22.4, और मेरा मोल्स में आंसर आ गया। मोल्स में आंसर आने के बाद मैंने उसका मास निकाला। सिंपल फॉर्मूले से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो नेक्स्ट, द रिएक्शन दिस इज कैरीड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड आउट। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करनी है। लिमिटिंग क्या होता है? जैसे कुछ एक चीज़ है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन करवाने के लिए, जैसे कि अब यही रिएक्शन को मैं उल्टा लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 2H2 प्लस O2 करूँगी तो मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे पता चला कि एक्चुअल रिएक्शन तो ये है कि जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाती हूँ तो जाके मुझे 2 मोल वाटर के मिलते हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन का 1 ही मोल लिया। अब मुझे कितने मोल पानी के मिलेंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, मैंने अपना हाइड्रोजन कम कर दिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो मेरे पास कम मात्रा में हो, और क्वेश्चन करके और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट है कि जो मेरा, लिमिटिंग मतलब कि जो कम पड़ गया रिएक्शन में। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये हटा रही हूँ एक बारी बोर्ड पे से। ठीक है, इसमें जैसे कि दे रखा है द रिएक्शन 2C plus O2 gives 2CO is carried out by taking 24 gram of water and 96 gram of oxygen. Find out which reactant is left in excess. एक एक करके करते हैं। मेरे को पहले दे रखा है 2C plus O2 और इससे बन रहा है मेरा 2CO का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या पता चला, इसमें मुझे पता चला कि मुझे 2 मोल्स कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे 2 मोल्स मिलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट चीज क्या पता चली, मोल्स पता है तो मैं एटॉमिक मास से भी रिलेट कर सकती हूँ। इसका क्या मतलब है
कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, होता है कि नहीं 12, पर 12 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए 12 इंटू 2, मतलब कि 24 ग्राम्स जब मैं कार्बन लेती हूँ। ये चीज़ समझ आई? 24 ग्राम्स जब मैं कार्बन लेती हूँ तो उसको मुझे रिएक्ट करना पड़ता है किससे? ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम, तो वो मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवानी पड़ती है। यही चीज़ है, यही चीज़ है। अब आपको क्या दे दिया, ये तो मैंने इक्वेशन देख के फाइंड आउट किया है कि 24 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ CO। अब आपको दे रखा है कि इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास एक्चुअली क्या है, ये तो गिवन हो गया। एक्चुअली है आपके पास 24 ग्राम कार्बन है और 96 ग्राम आपके पास क्या है ऑक्सीजन। अब इसने पूछा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। मुझे ये पता है कि 24 ग्राम कार्बन को केवल 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब 24 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए क्वेश्चन में 96 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी, मतलब ये तो एक्सेस में है ना, तो इसका मतलब एक्सेस रिएक्टेंट तो मेरा हो गया ऑक्सीजन। 96 चाहिए नहीं, 24 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए केवल 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो बाकी की ऑक्सीजन 96 माइनस 32 एक्सेस में हो गई। इजी स्टेप, इजी स्टेप। चले नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड। ये तो हमें दिख ही रहा है कितने मोल्स CO के बन रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं 2 मोल्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 2 मोल्स, दिख ही रहे, वो तो इक्वेशन से दिख रहे 2 मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, इजंट इट, ठीक है। अब इसका ये भी मतलब है कि देखो अब मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया मेरा यहाँ पे कार्बन। इसका ये मतलब है कि मैं ऑक्सीजन चाहे 100 ग्राम ले लूँ, चाहे 200, 300, 1000 ग्राम ले लूँ, पर अगर मेरा कार्बन 24 ग्राम है तो रिएक्शन करने के लिए उतना ही कार्बन होगा ना, बाकी का ऑक्सीजन वेस्ट जाएगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा यहाँ कार्बन हो गया जो कि कम मात्रा में है। अब चाहे ऑक्सीजन की मात्रा में ज़्यादा करती जाओ, पर उसको रिएक्ट करने के लिए कार्बन तो है ही नहीं, कार्बन तो 24 पे खत्म। तो 24 ने तो अपना 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, उसके बाद मैं कितनी भी ऑक्सीजन डालती जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे ये भी पता है कि 24 ग्राम, ये दिख रहा है 24 ग्राम से मुझे कितने मोल CO के मिलते हैं, 2 मोल्स CO के मिलते हैं, ये भी मुझे पता चल गया। आइए चीज समझ, चले नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें बोला है कि जो एक्सेस में बच रहा है ना वो मुझे चाहिए ही नहीं, सब कुछ यूज कर देना है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसकी मात्रा में कितनी बढ़ा दूं कि 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सारी की सारी यूज हो जाए। ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ सॉल्व करते वाला क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है 2C प्लस O2 से बना है 2CO, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे 24 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करवाना पड़ेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से ताकि मेरा 2 मोल CO बन जाए। पर मेरे पास कितनी है, पर मेरे पास है 96 ग्राम। कितनी है 96 ग्राम है मेरे पास ऑक्सीजन। तो इसको मैं कितने कार्बन से रिएक्ट कराऊं, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत इजी सॉल्व करना, कैसे करूंगी कि अगर 24 ग्राम ऑफ कार्बन को चाहिए, या फिर उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसको इससे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए बच्चा कितना 24 ग्राम कार्बन चाहिए कि नहीं, 24 ग्राम कार्बन चाहिए। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए होगा 24/32 और दूसरा क्या है 32 ग्राम ऑफ कार्बन। पर मुझे कितना चाहिए, मेरे पास तो 96 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 96 ग्राम को कितना कार्बन चाहिए 24/32 इंटू 96 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 24 इंटू 96 इंटू 34 कितना आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा मेरा आंसर 72 ग्राम्स के आसपास, 72 ग्राम्स। कितना आ गया? 72 ग्राम्स। तो इससे भी मैंने सॉल्व किया। इसका दूसरा तरीका भी है, एक तो ये हो गया जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड बोलते हैं, या इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन का मुझे गिवन मास दे रखा है 96 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम होता है कि नहीं? तो मतलब मोल्स कितने हो गए इसके? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ कि अगर ऑक्सीजन के 3 मोल्स है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2C प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है मेरा, यहाँ ऊपर लिखती है, इससे बन रहा है मेरा 2CO। अब आपने क्या किया? ऑक्सीजन की मात्रा कर दी 3 गुना, तो ये पूरी इक्वेशन इंटू 3 करनी पड़ेगी। तो 6 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6CO बनेगा। इस तरीके से होगा ना। इसी कंडीशन में 3 मोल्स ऑक्सीजन के यूज होंगे जब 6 मोल्स कार्बन उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब 6 मोल कार्बन का वेट निकालो, तो 6 मोल्स कार्बन का वेट कितना आता है? 6 इंटू 12, सिंपल, 6 इंटू 12 ग्राम पर मोल विच इज इक्वल टू 72 ग्राम ऑफ कार्बन। 2 तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड क्या है कि अगर 32 ग्राम को 24 ग्राम कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन को 24 ग्राम कार्बन चाहिए, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए होगा इतने ग्राम कार्बन, तो 96 को चाहिए होगा इतने ग्राम। सॉल्व करूंगी तो 72 ग्राम आंसर आएगा। बट अनदर मेथड इज कि ऑक्सीजन का 96 ग्राम है मेरे पास, तो मोल्स कितने आ गए? 3। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन यूज करने के लिए मुझे कितने मोल्स कार्बन के चाहिए? 3 मोल्स ऑक्सीजन का मतलब है कि इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन आएंगे। 6 मोल्स ऑफ कार्बन का वेट निकालूंगी कैसे? मोल्स इंटू मोलर मास विच इज 6 इंटू 12 विच इज इक्वल 72 ग्राम ऑफ कार्बन। तो करेक्ट आंसर इज 72 ग्राम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये रिएक्शन के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस, जेईई एडवांस में आते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, देख के डर लग जाता है पर इजी क्वेश्चंस आते हैं इवन जेईई एडवांस में। देखो एक स्टेप में समझ जाओगे। एग्जाम्पल है KClO4 को प्रिपेयर किया गया है बाय Cl2 and KOH बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। बच्चा कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि एक सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, बट कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे सीरीज में होते हैं। पहले एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट से दूसरा, जैसे कि यहाँ KCl प्लस KClO बना, फिर KClO और रिएक्ट कराया तो कुछ प्रोडक्ट बना, फिर जो इसका प्रोडक्ट बना उसको और रिएक्ट कराया तो फाइनल प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे KClO4। अब इसमें क्वेश्चन भी ये पूछा है कि हाउ मच Cl2, कितना Cl2 मुझे चाहिए टू प्रिपेयर 200 ग्राम ऑफ KClO4 बाय द अबव सीक्वेंस। अब आप देख रहे हो कि KClO4 तो लास्ट स्टेप में बन रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे 200 ग्राम KClO4 बनाना है। ये मुझे 200 ग्राम बनाना है, उसके लिए मैं ये जो Cl2 है ये कितना यूज करूं। समझ गए? समझ गए? तो एक एक स्टेप करके चलते हैं। इसको मैं लिख रही हूँ स्टेप 1, इसको लिख रही हूँ स्टेप 2, इसको लिख रही हूँ मैं स्टेप 3। ठीक है, अब स्टेप 3 से नीचे से ऊपर चलते हैं। इसमें नीचे से ऊपर चले। अब जैसे KClO4 है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लेट मोल्स of KClO4 BX। मैंने मान लिया कि X मोल्स KClO4 के बन रहे हैं। मैंने क्या माना? मैंने माना कि KClO4 के X मोल्स बन रहे हैं वैसे। ठीक है, ये मैंने माना। अब ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे तो 3 मोल्स बन रहे हैं। इससे इक्वेशन आप देखोगे ना तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 KClO3 यूज हो रहा है और जो उसके ऊपर वाला स्टेप है वहाँ एक ही KClO3 का मोल बन रहा है, तो इनको इक्वेट करने में हमें मुश्किल आती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन में ये जो टर्म्स लिखी होती है ना, इसमें लेट कर लेते हैं। अब लेट करके कैसी इक्वेशन आगे सॉल्व करनी मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा लेट मोल्स ऑफ KClO4 BX। अब KClO4 के अगर X हैं तो KClO3 के मोल्स, अब मोल्स ऑफ KClO3 कितने हो जाएंगे? अगर इसके X है तो KClO3 के हो जाएंगे 4/3x। समझ आया कैसे?
समझ आया? क्योंकि इसके 4 मोल्स हैं KClO3 के, यहाँ पे KClO4 के 3 मोल्स हैं, राइट? तो KClO3 के कितने हो गए? 4/3 मोल्स। अंडरस्टूड? 4/3 मोल्स हो गए। ये सिंपल मैथ्स है। उसके बाद KClO3 के मोल्स, वही मोल्स मैं यहाँ पे भी लिख दूं, 4/3 मोल्स मैंने यहाँ मान लिए, 4/3x, x भी लगाना है उसके आगे, 4/3x मैंने यहाँ पे भी मान लिए, ठीक है? अब क्या है, अब मुझे KClO के मोल्स निकालने, तो लेट मोल्स ऑफ KClO, KClO के कितने हो जाएंगे? अगर इसके 4/3x हैं और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ KClO है, तो क्या होगा? 4/3x इंटू 3 होगा कि नहीं, विच इज इक्वल्स टू 4x मोल्स। कितने हो गए? 4x मोल्स हो गए KClO के। अब KClO यहाँ पे आया, KClO, अब ये वाला KClO के भी मैं 4x मोल्स मान रही हूँ। कितने मान रही हूँ? 4x मोल्स। अब यहाँ पे मैं इक्वेट कर सकती हूँ, अगर KClO के 4x मोल्स है, इसका मतलब मेरे Cl2 के भी 4x मोल्स है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ Cl2 के भी 4x मोल्स हैं। कैसे इक्वेट करा? दोबारा से देखो, पहले मैंने लेट, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऊपर से चलो नीचे से चलो, नीचे से चलने में थोड़ा फायदा है, ठीक है? अब देखो KClO4 लिया मैंने, इसके मोल्स मान लिए x, पर मुझे अभी भी रिएक्शन देख के समझ आ रहा है कि KClO4 और KClO3 का रेशियो तो 4:3 है, ठीक है? तो अगर इसके पूरे के पूरे मोल्स मैंने x मान लिए, इसका मतलब KClO3 के 4/3x मोल्स हैं, ठीक है? अब KClO3 के अगर 4/3x मोल्स हैं, तो KClO के 4x मोल्स आ जाएंगे इस प्रोसेस से। अब KClO के इस वाले स्टेप में अगर 4x मोल्स है, तो इसका मतलब KClO और Cl2 तो एग्जैक्ट है, 1:1 का रेशियो चल रहा है मोल्स का, तो Cl2 के भी कितने हो जाएंगे? 4x मोल्स हो जाएंगे। अब देखो, अब आपको 200 ग्राम KClO4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? KClO4 200 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो इससे मैं क्या निकालूंगी? इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास होता है KClO4 का बच्चा, मोलर मास होता है 138.5, 138.5। ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू, क्योंकि मोल्स ऑफ, क्योंकि x क्या है? मोल्स ऑफ KClO4 आ गई। x की वैल्यू बच्चा इससे आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी आपकी जो भी, ठीक है? जो भी आपकी x की वैल्यू आ गई, पर आपको किसकी निकालनी है? आपको तो निकालनी है Cl2 की। तो Cl2 है मेरा 4x है मेरे Cl2 का, तो Cl2 के मोल्स कितने हो गए? 200 अपॉन 138.5 इंटू 4। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि Cl2 के 4x मोल्स है, तो ये आ गए मेरे मोल्स ऑफ Cl2। मोल्स आ गए। अब मोल से मुझे मास निकालना है, वो तो और भी इजी होता है। मास कैसे निकालते हैं? मोल्स को इनटू कर देते हैं हम इसके मोलर मास से, जो कि होगा 71, तो यहाँ इजीली आ जाएगा। तो मास ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 138.5 इंटू 4 इंटू मास कितना होता है इसका? 71 होता है। Cl2 का मास होता है 71, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का हो जाएगा कितना? 71। सिंपल सी बात है। अब इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 410 के अराउंड आपका आंसर आएगा, 410.108 ग्राम। ये आपका पूरा का पूरा आंसर आएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सीक्वेंशियल रिएक्शंस इजी हैं। किसी एक मॉलिक्यूल को x मान लो, फिर पूरी रिएक्शन के मोल्स निकाल लो। अब मैंने दोबारा से बता रही हूँ, KClO4 को x माना, तो मुझे पता है KClO3 और KClO4 का मोलर रेशियो कितना है? 4:3 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अगर ये पूरा x है तो KClO3 हो जाएगा 4/3x। 4/3x मोल KClO3 के हैं, तो KClO के कितने हो जाएंगे? 4/3 अप इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4x मोल्स। अब KClO और Cl2 के सेम मोल्स है, तो उसके भी 4x मोल्स हो गए। जब हमें मोल्स पता चल गए तो हम उससे मोलर मास तो आसानी से
निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? चले आगे। अब ये बेहतर तरीके से और कब समझ आएंगे, जब आप पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे और जो जो चीज़ मैंने बोली है अपने हाथ से लिखेंगे तो फॉर श्योर आपको समझ आ जाएंगी। ये ऐसे क्वेश्चंस है, सारे टिपिकल क्वेश्चंस ना मैं बोर्ड पे कराती हूँ, और जो इससे बेस्ड थोड़े से ईजी लेवल के क्वेश्चंस है अभी हम डीएसए में कर रहे हैं, उसके बाद टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस डीएसए में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे साथ बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। चले आगे। नेक्स्ट ये फिर से एक क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सल्फर ट्राइऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्या है, सीक्वेंस में रिएक्शन है S8, मैं अच्छे से नहीं दिख रहा तो लिख देती हूँ, ये S8 है, इसका रिएक्शन कराया है 8 ऑक्सीजन से, ठीक है, और आपके पास बना है 8 SO2। अब 8 SO2 यहाँ बना। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो 2 SO2 प्लस 1 O2 से 2 SO3 आपका बन रहा है। अब आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। अब कैसे बताएंगे, अब आप बोलोगे कि मैम 1 मोल S8 से तो 2 मोल SO3 बन रहा है, वहीं पे आपका पूरी खिचड़ी बन गई, गलत आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो 1 S8 से क्या बन रहा है, 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। अब यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे 2 ही मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बन के 2 मोल्स ये बना रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करना तो एकदम बेवकूफ़ी है कि नहीं। 1 मोल से 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बन रहे हैं और इसके 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से 2 मोल SO3 बन रहा है। तो इसको कैसे इक्वेट कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली इक्वेट कर सकते हैं कि देखो कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख के बताती हूँ, 2 मोल्स SO2 से बन रही है मेरी 2 मोल्स SO3, ठीक है, और मेरी एक मोल S8 से बन रहा है मेरा 8 मोल SO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, 8 मोल SO2। तो इसका मतलब SO2 8 मोल बन रहा है, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं इंटू 4 कर दूंगी तो क्या ये इस इक्वेशन के इक्वल नहीं हो जाएगी। तो जैसे इस इक्वेशन को इंटू 4 किया तो मेरा आंसर आता है कि 8 SO2 से, इसका मतलब 8 मोल SO2 जो बन रहे हैं, 8 SO2 से मुझे मिलेंगे 8 SO3 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है 8 मोल। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट? इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में ये था कि 1 S8 मोल से 8 मोल SO2 के बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में है केवल 2 मोल SO2 से 2 मोल SO3 बन रहे हैं। अब इनको इक्वेट कैसे करेंगे, पूछा गया है कि 1 मोल S8 से कितने SO3 बनते हैं। इसका मतलब ये है अगर 1 मोल S8 से 8 मोल SO2 बन रहे हैं और 2 मोल से 2 मोल SO3 बन रहे हैं, तो SO2 को 8 मोल कैसे बनाऊंगी, इंटू 4 कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो SO3 के भी करेक्ट मोल्स आ जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी। चले आगे। नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे डाउट सेशन में पूछ लेना, वैसे इजी कॉन्सेप्ट है। ये SO2 को इस SO2 के इक्वल कैसे कर सकते हो, इंटू 4 करके, तो पूरी इक्वेशन को इंटू 4 करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। अब है परसेंटेज यील्ड एंड प्योरिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाती, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना रिएक्टेंट लिया था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं है। कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं और कुछ 90% 80% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कितना प्रतिशत आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसको बोला जाता है परसेंटेज यील्ड। ये मोस्टली होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होता है, रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एक रिएक्शन है A+B, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके आसपास इस प्रकार का एरो डला होता है, A+B। एक तो एरो इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा रिएक्शन में A+B और ऐसे आपका C प्रोडक्ट बन रहा है, होता है कि नहीं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि A+B सारा का सारा C में बन गया। A+B और इस प्रकार का एरो जो एक आगे जा रहा है, आधा एरो पीछे जा रहा है, हाफ एरो बनाते हैं, याद रखना, हाफ एरो आगे हाफ एरो पीछे,
ठीक है। सी प्रोडक्ट इसका मतलब है कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ रिएक्टेंट्स हमारे पास बच गए हैं, इसका ये मतलब होता है। और ऐसे रिएक्शंस में हम अपना जितना प्रोडक्ट बना उसका परसेंटेज यील्ड बताते हैं कि इतना प्रतिशत रिएक्टेंट लिया था पर इतना ही प्रतिशत प्रोडक्ट हमें मिला है। The percentage yield of any product represents the amount of product formed in comparison to the theoretical amount. Theoretical amount मतलब हम प्रेडिक्ट क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि a प्लस बी पूरा c में कन्वर्ट हो गया, पर रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी में कुछ ही प्रतिशत कन्वर्ट होता है। तो थियोरेटिकल यील्ड बच्चा वो होती है जो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं। और एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है ये वाला कि एक्चुअल में कितना फॉर्म हुआ है। एक मैं प्रिडिक्ट तो ये रिएक्शन करती हूँ कि पूरा हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है जितना प्रोडक्ट आपका एक्चुअल में फॉर्म हुआ अपॉन थियोरेटिकल यील्ड अपॉन जितना तुमने प्रिडिक्ट किया इनटू 100। सिंपल, जितना फॉर्म हुआ, जितना मैंने प्रिडिक्ट किया कि मैंने इतना रिएक्टेंट लिया था तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, पर नहीं बनता क्योंकि सारा कन्वर्ट नहीं होता, तो वो वाला ऊपर आएगा और थियोरेटिकल जितना मैंने प्रिडिक्ट किया वो नीचे इनटू 100। अंडरस्टूड। अब आता है प्योर सब्सटेंस की बारी। प्योर सब्सटेंस का ये मतलब होता है, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप सबने चॉक्स देखी होंगी, ठीक है, जो चॉक्स बचपन में ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते थे, मेरे ज़माने में तो लिखते थे टीचर्स, अब शायद सभी डिजिटल बोर्ड यूज़ करते तो मुझे क्लू नहीं है, पर चॉक सभी ने देखी होनी चाहिए बचपन में अपने आसपास। तो चॉक क्या होती है, मोस्टली वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट क्या पूरी की पूरी चॉक में कैल्शियम कार्बोनेट है? उसकी प्योरिटी क्या है मैम, उसमें कितनी मिट्टी मिली हुई है, कितना और चीजें मिली हुई है, मुझे पता ही नहीं है। तो अगर मेरे पास इतना प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ इम्प्योरिटी मिला दी, समझ रहे हो, तो अब मेरे पास कितना प्योर सब्सटेंस बच गया, ये होती है प्योरिटी की बात। फॉर एग्जाम्पल वो चॉक का पाउडर ले लो, वैसे चॉक मत समझो कि चॉक को एकदम घिस घिस के मैंने पाउडर बना लिया। अब उस पाउडर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है और कितना ऊपर से कोई केमिकल मिला रखा है, कितनी मिट्टी मिला रखी है, वो प्योरिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी पड़ती है। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन अपॉन एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक्चुअल कितना रिएक्टेंट है, ठीक है, और ऊपर आता है जो आपने कैलकुलेट किया इनटू 100। अब इसको मैं और क्वेश्चंस में इस्तेमाल करके दिखाऊंगी तो और बेहतर समझ आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कितना प्योर। ऐसे बोलते ना कि ये प्योर सीमेंट ही नहीं है, इसमें कितना आपने मिलावट कर रखी है। प्योरिटी कैसे निकालूंगी, इस फॉर्मूले से कि मैंने तो इतनी प्रिडिक्ट की थी और एक्चुअल तो इतना ही है, इसमें इनटू 100 कर दूंगी। समझ गए? अब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आएंगे। जैसे कि पहला ही प्योरिटी का क्वेश्चन है, देखो, हाउ मच मार्बल ऑफ 90.5% ऑफ प्योरिटी, इतनी प्योरिटी है, मतलब वो जो मार्बल है उसमें 90.5% ही एक्चुअल मार्बल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से उसमें इतना ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी का कुछ फालतू का मटेरियल है, इतनी प्योरिटी है, वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 liters of CO2 at STP when the marble is reacted by dilute HCl। मार्बल होता है CaCO3, इसका मैंने रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करवाया, तो ये बोल रहा है कि CO2 निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, है ना, यही बोल रहा है, साथ में क्या निकल सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, HCl और बहुत सारी चीजें बच गई, H2O भी बच गया, है ना। 1 सेकेंड, और क्या बच गया आपका, CO2 बच गया, CaCl2 बच गया और साथ में बच गया आपका पानी। इस प्रकार की रिएक्शन है। अब ऐसे रिएक्शन देखिए, डरो मत, ये बहुत जगह यूज होंगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। और अगर बेसिकली रिएक्शंस आएंगी ना एग्जाम में, जेई मेंस की बात करी हूँ तो जेई मेंस में रिएक्शंस दी हुई आती हैं। मोल कंसेप्ट में मोस्टली रिएक्शंस आपको लिखनी नहीं पड़ती इस प्रकार की, मोस्टली वो देता है रिएक्शंस, बट जो
पॉपुलर रिएक्शंस है ना, बार बार रिपीट होती हैं, वो नहीं देता। वो सारी रिएक्शंस आपको ये क्वेश्चंस कर करके अपने आप ही याद हो जाएंगी कि कैल्शियम कार्बोनेट पे जब एसिड का रिएक्शन करवाती हूँ तो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इनका मुझे बैलेंसिंग ज़रूरी है, बैलेंस करो। बैलेंस नहीं है मेरा HCl, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, 2HCl। अब देखो मेरा वाटर भी बैलेंस है, क्या मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस, अब मेरा सब कुछ बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपके पास 10 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है STP पे। अब मैं ना इसको फिर से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। कैसे कोशिश करूंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 क्या है, गैस है। तो गैस को मैं फिर से क्या लिख सकती हूँ, या तो ये 1 मोल CO2 है कि नहीं, 1 मोल CO2 है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 22.4 लीटर। एक ही बात है ना, क्योंकि एक या तो 1 मोल होता है, उसको मोल को जब लीटर्स में कन्वर्ट करना होता है गैस को, तो 22.4 लीटर लिखती हूँ। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैं जब 1 मोल CaCO3 यूज करती हूँ तो उससे मुझे 22.4 लीटर CO2 मिलती है। अब 1 मोल CaCO3 का क्या मतलब है, यहाँ 1 मोल लिखा। अब CaCO3 तो एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसको लीटर में नहीं लिख सकती, इसको ग्राम में लिख सकती हूँ। तो इसका ग्राम में कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास। तो CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40 + 12 + 16 × 3। तो इसको जब मैं इंटू करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 100 ग्राम। कितना आएगा, 1 सेकेंड सॉरी, मेरे पास आंसर आएगा 100 ग्राम। इससे क्या कंफर्म हुआ कि 100 ग्राम CaCO3 से 22.4 लीटर CO2 रिलीज होता है। पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको तो केवल 10 लीटर ही CO2 मिल रहा है। नजर आया, कितना, 10 लीटर्स। इसका मतलब क्या है, 10 लीटर मिल रहा है। तो इसको मैं यूनिटरी से ऐसे सॉल्व करूंगी कि 22.4 लीटर CO2 निकालने के लिए मुझे 100 ग्राम चाहिए होता है CaCO3 पर, और फिर इसका मतलब 1 लीटर CO2 निकालने के लिए मुझे 100/22.4 लीटर चाहिए होगा CaCO3। ठीक है, पर मुझे कितना चाहिए, 10 लीटर CO2 निकालना है। इसका मतलब मुझे 100 × 22.4 लीटर ग्राम × 10 लीटर, इससे को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1000/22.4 करते हैं तो 44.64 ग्राम, 0.64 ग्राम आता है आपका आंसर। कितना आता है, 44.64 ग्राम आ गया मेरा CaCO3। अंडरस्टूड। अभी तक क्या किया, मेरे को पता चला कि 1 मोल से 1 मोल CO2 निकल रहा है। कैसे, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद 1 मोल CO2 का मतलब है 22.4 लीटर, और 1 मोल CaCO3 जो कि सॉलिड सब्सटेंस है उसका मतलब है उसका मोलर मास जो कि 100 ग्राम है। मतलब कि 100 ग्राम CaCO3 से मुझे 22.4 लीटर CO2 मिलेगा। तो फिर 22.4 लीटर CO2 के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो 10 लीटर CO2 के लिए कितने चाहिए, इतने ग्राम CaCO3। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, व्हेन द मार्बल इज, अब आपको हाउ मच मार्बल ऑफ 90 पॉइंट, अब इतना मार्बल मुझे चाहिए, ये मुझे समझ आ गया कि इतना मार्बल मुझे चाहिए। पर क्या आपको नजर आ रहा है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो प्योरिटी है वो केवल कितनी है, 90.5%। मतलब मैं बाजार से मार्बल जो लेके आऊंगी ना, वो मुझे ऐसे लेके आना है कि मुझे पता है कि जो मैं बाजार से मार्बल लेके आ रही हूँ जिसपे मुझे HCl डाल के 10 लीटर CO2 निकालनी है, वो मार्बल की प्योरिटी केवल कितनी है, 90.5%। तो अब आप देखो, इसका मतलब है x × 90.5 / 100 = 44.64। अब आपको समझ आई ये बात है कि मैं कितना ग्राम मार्बल लेके आऊं ताकि उसका मतलब जिसकी 90.5% प्योरिटी है, ताकि उसमें से मुझे 44.64 ग्राम मार्बल तो मिले ही मिले। तो अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, = 44.64 × 100 / 90.5। तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी
कितनी आती है 49.326 ग्राम, 49.326 ग्राम, ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये है आपका इम्प्योर मार्बल। ये क्या है, इम्प्योर मार्बल की क्वांटिटी। मुझे प्योर मार्बल कितना चाहिए रिएक्ट कराने के लिए, मुझे प्योर तो मैम मैंने कैलकुलेट किया कि जब मेरे पास इतना कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, उसमें से 10 लीटर CO2 निकलेगी। बट अगर मैं बाजार से पूरा 44.64 ग्राम मार्बल ले आऊंगी ना, तो वो तो केवल 90.6% ही प्योर है ना, 90.5% ही प्योर है, तो वो मुझे इतना कैल्शियम कार्बोनेट देगा ही नहीं। तो इतना कैल्शियम कार्बोनेट लाने के लिए जब मुझे पता है कि मार्बल की प्योरिटी तो भाई 90.5 ग्राम ही है, तो मैं कितना मार्बल लेके आऊँ ताकि मुझे उसमें से इतना तो प्योर मार्बल मिले। तो इम्प्योर मार्बल की क्वांटिटी मुझे चाहिए 49.326 ग्राम। अब 49.326 का जब मैं 90.5% लूंगी तो मेरे पास 44.64 ग्राम आ जाएगा। समझ गए, मतलब इतना इम्प्योर मार्बल लाऊंगी तब जाके 44 ग्राम का प्योर मार्बल मुझे मिलेगा। समझ गए, इम्प्योर मार्बल ही मुझे बाजार से लाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में प्योर मार्बल मिलता ही नहीं है, इसीलिए उसकी प्योरिटी इतनी ही है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ताकि उस ज़्यादा में से इतना मुझे मिल सके। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 7.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड is reacted with excess of HCl, 13 gram AlCl3 is formed. Determine the percentage yield of the product. तो ये अब परसेंटेज यील्ड की बात आ गई। ये समझते क्या है परसेंटेज यील्ड का, क्या मतलब था कि मैम मैं जितना कैलकुलेट करूंगी ना यहाँ इक्वेशन रिएक्शन करके, जो मैं इक्वेशन में मतलब कि जो मैं पेन पेंसिल से निकालूंगी वो एक्चुअल यील्ड नहीं है, इसीलिए परसेंटेज यील्ड उसी केस में पूछी जाती है जब एक्चुअल में यील्ड कम आ रही हो और जो मैं कैलकुलेट करती हूँ उसमें ज़्यादा यील्ड आती है, तब मुझे परसेंटेज यील्ड वहाँ निकालनी पड़ती है। मतलब कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ रिएक्टेंट्स मेरे पास बच गए। अब क्या होगा इसमें, मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ठीक है, इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl। इसको फिर से HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, मेरा बनेगा AlCl3 प्लस बनेगा मेरा वाटर। ये मेरा रिएक्शन होगा। अब इसको बैलेंस करो, सबसे पहले स्टेप बैलेंस, क्लोरीन्स बैलेंस करती हूँ यहाँ 3Cl डाल के। अब देखो हाइड्रोजन्स कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स है 6 है, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन्स हो गए, है ना। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहां पे भी 3 ऑक्सीजन है। अब ये इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चला 13 डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। इससे ही मुझे पता चला मुझे कैलकुलेट करना है AlOH3 और मुझे AlCl3 इतना मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि 1 मोल एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड देता है मुझे 1 मोल AlCl3, इतना पता चला। 1 मोल का वेट कितना होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राइहाइड्रोक्साइड, एक एल्यूमिनियम का वेट होता है बेटा 27 ग्राम्स, ठीक है। 1 सेकेंड, 27 प्लस और आपको दे रखा है इसका 7.8 ग्राम्स दे रखा है। कितना दे रखा है 7.8 ग्राम। इसका मोल निकालो, 7.8 अपॉन मोलर मास होता है बच्चा AlOH3 का 78, तो इसके कितने आ जाएंगे 10 मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए। 1 सेकेंड, सॉरी 10 मोल्स नहीं 0.1 मोल्स होगा। 1 सेकेंड इधर से लिखते हैं, 7.8 ग्राम आपके पास दे रखा है और 78 ग्राम इसका मोलर मास है, तो कितना आ गया 0.1 मोल आया कि नहीं। 0.1 मोल एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड है आपके पास। अब मुझे बताओ कि अगर 1 मोल से 1 मोल AlCl3 बन रहा है तो 0.1 मोल एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड से 0.1 मोल ही AlCl3 बनना चाहिए। तो इसका मतलब देयरफॉर थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, थ्योरेटिकल आनी चाहिए AlCl3 की 0.1 मोल इंटू मोलर मास ऑफ AlCl3। मोलर मास ऑफ AlCl3 होता है बच्चा 133.5। ये सब कैलकुलेट करने आने चाहिए। एक क्लोरीन का मास होता है
35.5 इंटू 3 प्लस एल्यूमिनियम का मोलर मास करेंगे तो 133.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको जब मैं और कैलकुलेट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 13.35 आएगा कि नहीं, तो 13.35 ग्राम आ गया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है बच्चा, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब है कि मैंने प्रिडिक्ट किया कि अगर मैंने 7.8 ग्राम AlOH होल थ्राइस लिया था तो उसके मोल्स आए 0.1 मोल्स। अगर एक मोल से 1 मोल AlCl3 बन रहा है तो 0.1 मोल से भी 0.1 मोल AlCl3 बनना चाहिए। इसका मतलब AlCl3 के ग्राम्स आने चाहिए 13.35 ग्राम्स। पर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास तो केवल 13 ग्राम ही AlCl3 बन रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इससे ज़्यादा बनना चाहिए था पर कम बन रहा है। तो अब आपको पूछिए परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है कि जितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100 होता है कि नहीं। कितना फॉर्म हुआ था मेरा 13 ग्राम और कैलकुलेट किया है मैंने 13.35 ग्राम इंटू 100। तो इससे मेरी यील्ड कुछ 90% के आसपास आएगी, 97.38%। 97.38% इसको कैलकुलेट करेंगे तो समझ गए। थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड का मतलब कि अगर इसने डिफाइन कर दिया है कि यार मैं रिएक्टेंट तो चेंज नहीं कर सकती ना, रिएक्टेंट तो बच्चा जितना क्वेश्चन में दिया उतना ही रहेगा। अगर 7.8 ग्राम इसने एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड यूज़ किया है तो उसके मैंने मोल्स निकाले कि मैम इसका मतलब कि मैंने 0.1 मोल एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड यूज़ किया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें थोड़ी मारा मारी है कि प्रोडक्ट पूरा बन रहा है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता। रिएक्टेंट तो मेरा सेम रहेगा। अब प्रोडक्ट मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि 0.1 मैंने एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड के लिए तो 0.1 मोल ही मुझे एल्यूमिनियम AlCl3 के मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने उसको प्रिडिक्ट करके इसका मास निकाल लिया, ठीक है। अब इसका मास निकालने का पता चला ये तो ज़्यादा आ रहा है, एक्चुअल रिएक्शन में तो 13 ग्राम ही बना, तो मैं इसकी परसेंटेज यील्ड निकाल ली कि इसका मतलब कि एक्चुअल में परसेंटेज यील्ड कितनी है, केवल 97.38% है। इस प्रकार से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 0.5 मोल्स ऑफ BaCl2 is mixed with 0.2 moles of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate that can be formed is। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के मुझे बताओ कि आपको सबसे पहले क्या समझ आ रहा है, किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है। देखते ही नहीं समझ आएगा, पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी रिएक्शन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये है मेरा BaCl2, इसका मैंने रिएक्शन किससे कराया है, Na3PO4 से मैंने लिख दिया Na3PO4। अब इससे जैसे लिखा तो मुझे प्रोडक्ट भी दे रखा है कि आपका बन रहा है Ba3 फॉस्फेट PO4 एंड होल ट्वाइस। अब पहला क्या होगी चीज कि इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। अब कुछ बच भी रही है चीजें, क्या बच रही है, एक तो क्लोरीन गैस ही बच रही है मेरी, है ना, और कुछ बचता हुआ नजर आ रहा है किसी को, 1 सेकेंड। Na भी बच रहा है मेरा, और क्या बच रहा है मेरा, NaCl भी बच रहा है। अब इसको बैलेंस करना है। बेरियम बैलेंस है नहीं, यहाँ पे 3 बेरियम है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैंने 3 लिख दिया। बेरियम्स बैलेंस किया। अब क्लोरीन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे है 3 2 6 क्लोरीन्स, यहाँ पे कितनी है, एक ही है, तो यहाँ पे इंटू 6 कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट Na के यहाँ 3 ही है, तो इसको और 6 बनाने के लिए 2 से इंटू किया। अब फॉस्फेट देखो, फॉस्फेट के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। अब ये इक्वेशन क्या एकदम परफेक्टली बैलेंस हो गई। अब आपको दिया हुआ है, इससे मुझे पता चला कि मैम मुझे 3 मोल्स BaCl2 रिएक्ट कराने हैं 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट से, ताकि मेरे पास 1 मोल बेरियम फॉस्फेट का मिल जाए। ये चीज सभी को क्लियर है, मोल्स का रेशियो सभी को क्लियर होना चाहिए। 3 2 1
ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, दे रखा है पर आपने 3 मोल्स BaCl2 के नहीं लिए, आपने लिए हैं केवल 0.5 मोल्स। कितने लिए? 0.5, और उसको आपने 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4 से मिक्स कराया। अब आपको बताना है कि आपके पास इसके कितने मोल्स बने। ये तो बहुत इजी है, कैसे पता चलेंगे? 0.4, 0.5 और 0.2 आपने लिया। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि 0.5 मोल्स ऑफ, अच्छा नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको पूरा राइटिंग में लिख के दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि मुझे 3 मोल्स ऑफ BaCl2, BA, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ Na3PO4, 2 मोल्स Na3PO4 को चाहिए बच्चा 3 मोल्स BaCl2, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, इसका मतलब 1 मोल Na3PO4 को चाहिए होंगे बच्चा 3/2 मोल्स ऑफ BaCl2, चाहिए होंगे। 1 मोल Na3PO4 को चाहिए होंगे 3/2 मोल्स ऑफ BaCl2। तो इसका मतलब 0.2 मोल्स को कितने चाहिए होंगे? 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4 को चाहिए होंगे 3/2 इंटू 0.2 मोल्स ऑफ BaCl2, चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? ठीक है, अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो 0.2 मोल्स को केवल और केवल, तो इसका मतलब मुझे केवल 0.3 मोल्स ऑफ BaCl2 चाहिए। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई? क्या किया कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट को केवल 3 मोल्स BaCl2 चाहिए, ये तो मुझे इस रिएक्शन से पता चला। तो 1 मोल को चाहिए होंगे 3/2 मोल्स, पर मेरे पास तो 0.2 मोल्स है, तो 0.2 मोल्स को तो चाहिए होंगे बेटा 0.3 मोल्स ऑफ BaCl2। इसका मतलब BaCl2 मेरा क्या हो गया? एक्सेस में हुआ कि नहीं? मतलब इसके तो केवल 0.3 मोल्स ही चाहिए 0.2 मोल से रिएक्ट कराने के लिए। ये चीज समझ आई सभी को? आई सभी को ये चीज समझ? ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? ठीक है, 0.2 हो गया यहाँ पे। अब जो एक्सिस में आया, इसका मतलब कि ये वाला रिएजेंट सोडियम फॉस्फेट है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। और ये चीज याद रखो कि सारा का सारा रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। अब मैं BaCl2 की मात्रा कुछ भी कर दूं, ये पूरा का पूरा 3 मोल ही क्यों ना ले लूं, पर उसको रिएक्ट तो 0.2 मोल से ही करना है, बाकी का रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। कोई 2 चीजें कब रिएक्ट करती है? जब दूसरी भी हो। जब ये पूरी खत्म ही हो जाएगी, 0.2 मोल के लिए 0.3 ही चाहिए, बाकी का एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट हो गया मेरे पास, तो 0.3 मोल्स ऑफ BaCl2 ही चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, क्या है? Na3PO4 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप ये चीज समझ आई। कैसे है लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि 0.3 मोल्स ही मुझे किसके चाहिए? BaCl2 के चाहिए 0.3 मोल्स। ये एक्सेस में हो गया, तो जो एक्सेस में होता है उसके बाजू वाला क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा तो इसको एक और इससे भी समझ सकते हो। इसको इस प्रकार से देखो, ये सब हटा देती हूं। यहाँ पे ये एक मेथड देखने का। दूसरा मेथड है, अगर अभी भी बच्चों को क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहती है, मुझे पता है, इस फेज से मैं भी गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है इन क्वेश्चंस में टाइम लगा के। इसका ये भी मतलब है कि 3 मोल्स ऑफ BaCl2 को चाहिए मेरे को 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ BaCl2 को चाहिए होगा कितना? 2/3 मोल्स।
चाहिए होंगे 2/3 मोल्स ऑफ Na3H4, पर मेरे पास तो कितने हैं, पर मेरे पास तो 0.5 मोल्स हैं, तो 0.5 मोल्स ऑफ BaCl3 को चाहिए 2/3 इंटू 1.5 मोल्स ऑफ Na3PO4, Na3PO4। ये चीज समझ आई। अब इसको मैं इंटू करूंगी तो कितना आंसर आएगा, 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1.5, 0.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0.9 मोल्स। आई चीज समझ। 0.9 मोल्स चाहिए सोडियम फॉस्फेट के, 0.5 मोल से रिएक्ट पर मेरे पास तो 0.2 ही है। इससे भी समझ आया कि Na3PO4 मेरे पास कम है, इसीलिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। चाहे ऐसे कान पकड़ू चाहे ऐसे कान पकड़ू, एक ही बात है। जो एक्सेस में आ गया, जैसे पिछले वाले केस में क्या हुआ था, मुझे पता चला था कि मेरे को 0.2 के लिए केवल 0.3 ही BaCl2 चाहिए, मतलब बाकी का 0.5 है, उससे ज्यादा क्वांटिटी है, तो मतलब बाकी का 0.2 मोल्स एक्सेस में है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी तरफ से कान पकड़ा मैंने, तो उससे पता चला कि 0.5 को रिएक्ट करने के लिए 0.9 मोल्स Na3PO4 चाहिए, पर मेरे पास तो 0.2 ही है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में प्रूव हुआ कि Na3PO4 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये चीज समझ आई। ये लिमिटिंग रिएजेंट मेरा आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपके Ba3PO4 होल ट्वाइस मिलेंगे। मतलब कि आपका ये रिएजेंट तो पूरा हो गया, मतलब 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स इज फिक्स नाउ। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट फिक्स कर दो। फिक्स कर दिया लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि मेरे को अगर 2 मोल्स, अब मैं ये पूरा रब कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पूरा रब, ठीक है, ये पूरा रब कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। इसके नीचे ही आपको करके दिखा रही हूँ, पूरा रब कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, मतलब कि ये फिक्स हो गया है मेरा 0.2 जो कि लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये 0.2 फिक्स्ड है, मतलब कि अगर मुझे 2 मोल्स Na3PO4 के लिए चाहिए, 2 मोल्स Na3PO4 रिएक्ट करता है 3 मोल्स, नहीं 2 मोल्स Na3, 1 सेकेंड, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो सकता है कि 2 मोल से 1 मोल क्या बन रहा है मेरा, Ba3PO4 बन रहा है कि नहीं। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है मेरा Ba3PO4 होल ट्वाइस। 2 से 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2, और इसका मतलब 0.2 मोल से कितना बनेगा, 0.2 मोल से बनेगा 1/2 इंटू 0.2। तो 0.2 का हाफ कितना होता है, 2/2 विच इज इक्वल टू 0.1। तो कितना, 0.1 मोल ही मिलेगा, 0.1 मोल। आगे था तो इसका मेरे को मोल्स कितने मिलने वाले, 0.1। तो करेक्ट आंसर डी हो गया, इजंट इट, 0.1 हो गया इसका करेक्ट आंसर। कैसे पता चला, पहले मैंने इक्वेशन लिखा, फिर से इक्वेशन करके दिखा रही हूँ। इक्वेशन लिखा, इक्वेशन बैलेंस किया, बैलेंस करके मुझे सभी के मोल्स के बारे में पता चला कि इसके 3 मोल्स, इनका रेशो पता चल जाता है कि इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, फिर ये मुझे उसका 1 टाइम मिलेगा। रेशो पता चल गए मोल्स के रेशो पता करने के बाद हमें गिवन कितने हैं, 0.5, 0.2। अब मुझे लिमिटिंग एजेंट पता चलना है। मैंने लिमिटिंग एजेंट बहुत अच्छे से समझाया आपको कैसे पता लगाना है कि अगर 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स चाहिए तो 0.5 के लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे, या फिर 0.2 के लिए कितने मोल्स चाहिए। लिमिटिंग एजेंट, फिर लिमिटिंग एजेंट को फिक्स कर दो। लिमिटिंग एजेंट फिक्स किया, ये तो 0.2 ही रहेगा, ये कितना भी वेरी हो सकता है, इसको फिक्स किया। अब इसको फिक्स करके मुझे बाकी के प्रोडक्ट का रेशो निकालना है। कैसे निकालूंगी कि ये मेरा 0.2 है, 0.2 से ये कितना बनेगा, अगर 2 मोल से ये 1 मोल बन रहा है तो 0.2 से ये बनेगा 0.1 मोल। इजी पीजी,
है कि नहीं, 2 मोल से बनेगा ये 0.1 मोल। इजी पीजी, देखते ही आ जाना चाहिए आंसर, सिंपल मैथ्स है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ chalk is strongly heated, 0.88 gram CO2 gas is produced. Determine the percentage of pure CaCO3 in the chalk sample. फिर से बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। When 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ chalk, सबसे पहले है सैंपल ऑफ chalk की इक्वेशन क्या होती है, CaCO3। इसको मैंने हीट किया तो मेरे को निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये निकलता है। अब है 2.5 ग्राम, अब इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लूं पहले। CaCa बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ chalk, तो इसका मतलब is heated to give 0.88 gram of gas is produced. Determine the percentage of pure CaCO3 in the chalk sample. ठीक है, तो 2.5 ग्राम है आपके पास, ये 2.5 का मोल्स निकालू तो इसका होता है 100, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 0.025 मोल्स। आ गए कि नहीं आ गए, ये तो आ गए मेरे मोल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इतने मोल्स से कितनी मोल्स, इतने कार्बन मोनोऑक्साइड से मुझे 0.025 मोल्स ही CO2 के मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। इतना मेरा रिएक्टेंट था 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ chalk, इतने मोल्स मिलने चाहिए। तो इसका वेट निकाल लेते, वेट कितना होगा 0.025 इंटू 44 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 44 इंटू 0.025 करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 1 सेकेंड लेट मी डू इट। ठीक है, 0.025 इंटू 44 जो भी मेरा आंसर आएगा मोल्स का, 1 सेकेंड, 0.025 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 1.1 ग्राम। 1.1 ग्राम आ गया मेरा आंसर, पर मेरे को मिल तो कितनी रही है, मेरे को तो 0.88 ग्राम CO2 ही मिल रही है। कितनी मिल रही है 0.88 ग्राम मिल रही है। तो अब इसका मोलर रेशियो निकाल लेती हूँ। मोलर रेशियो कैसे, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला था कि जितना भी मुझे ऑब्टेन होता है, जितना भी मुझे ऑब्टेन होता है 1.1 देखो पीछे चलो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है ये रहा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन, एक्चुअल अमाउंट। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी ना रिएक्टेंट की निकलती है, प्रोडक्ट की नहीं निकलती। तो हम ये वाली चीज में क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे चलेंगे, इरेज कर रही हूं मैं इसको फिर से। यहाँ इक्वेशन, एक इक्वेशन थी, सॉरी 1 सेकेंड, इक्वेशन थी CaCO3 को जब मैंने हीट करती हूँ तो मुझे मिलता है CaO प्लस CO2, ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है। तो 1 मोल से 1 मोल मुझे CO2 मिलती है। तो मुझे कितनी मिल रही है CO2, मुझे मिल रही है 0.88 ग्राम। अब परसेंटेज प्योरिटी ना CO2 की नहीं निकाल सकते, रिएक्टेंट की निकाल सकते, सही बात है ना। प्योर कितना रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो उसी के हिसाब से निकलेगा। तो अगर 0.88 ग्राम मुझे क्या मिल रही है CO2, तो इसका मतलब CaCO3 मेरे पास कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से ये मैं निकाल सकती हूँ। तो 0.88 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स निकालू पहले, 0.88 ग्राम। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 44 ग्राम से मुझे मिलती है कितनी, सॉरी ये है मेरा 100 ग्राम। क्या है ये मेरा 100 ग्राम, 100 ग्राम से मुझे मिलती है 44 ग्राम CO2, मिलती है कि नहीं। 100 ग्राम CaCO3 जो इसका मोलर मास है उससे मिलती है मुझे 44 ग्राम CO2, राइट। तो 44 ग्राम मुझे CO2 मिलती है, तो इसका मतलब 44 ग्राम CO2 मिलती है मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 1 ग्राम किससे मिलेगी,
100/44 से, तो मुझे तो कितनी चाहिए, 0.88 ग्राम चाहिए। 0.88 ग्राम CO2 मिलेगी मुझे 100/44 इंटू 0.88, इसी से मिलेगी। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इतना मिलती है मुझे 0.88 ग्राम 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, पर मेरे पास तो कितनी है, 2.5 ग्राम है, इजंट इट। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी होती है जितना मैंने रिएक्टेंट निकाला, कितना निकाला, 2 ग्राम, पर था कितना मेरा 2.5 इंटू 100, तो 2/2.5 इंटू 100 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 80%। कितना आता है, 80% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी। क्लियर क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो अपना फोकस कर देना है कि परसेंटेज प्योरिटी केवल और केवल रिएक्टेंट की निकलेगी। तो मुझे पता है सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसको लिखने के बाद मैंने सभी के मोलर मासेस लिख दिए कि 100 ग्राम से मुझे 44 ग्राम CO2 मिलता है। इसको उल्टा कैसे लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 पाने के लिए मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो 1 ग्राम CO2 के लिए मुझे 100/44 चाहिए, पर दिया कितना है 0.88 ग्राम CO2, तो 0.88 ग्राम CO2 के लिए मुझे 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, ठीक है। पर देखो मैंने यूज किया है 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में एक्चुअली कितना है, केवल 2 ग्राम ही प्योर है, क्योंकि प्योर का ही CO2 बनेगा। तो इम्प्योर मुझे पता चल गया 0.5 ग्राम है। अब प्योरिटी परसेंटेज निकालने के लिए कितना होता है, परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं 2/2.5 इंटू 100। 2 क्या है, जो अपन ने कैलकुलेट किया, जो एक्चुअल में होना चाहिए, पर है कितना वो इंटू 100, ठीक है। इससे आगे 80%। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्यूशंस एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड कंसंट्रेशन टर्म्स भी करेंगे। अभी तक हम मैथ्स कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बहुत ऐसे केसेस होंगे, बट क्या है वो केमिस्ट्री नहीं है, वो बेसिक मैथ्स है। कर क्या रहे, इतना ग्राम ये बना तो वो कितना ग्राम बनेगा, इतना ग्राम ये हुआ तो वो कितना, तो थ्योरी नहीं है, सिर्फ मैथ्स है, एप्लीकेशंस है। कैसी होती है मैथ्स, प्रैक्टिस करके। कौन सी मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है कि ये इतना यूनिट था तो दूसरे का कितना यूनिट होगा, क्या इसमें केमिस्ट्री है। रिएक्शन जो लिखी है वो केमिस्ट्री, बाकी केवल मैथ्स है। तो इसको सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स, वो भी बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एडवांस मैथ्स तो आप मैथ्स के लेक्चर में पढ़ते ही हो, बेसिक्स कि ये इतना यूनिट था तो इससे ये कितना गैस निकलेगा, क्या इसमें केमिस्ट्री क्या है, ये मैथ्स है। अब ये इतना यूज किया तो इसका ये कितना मिलेगा, क्या है, मैथ्स है। तो मैथ्स वाला क्या है, आपका दिमाग खोल देता है, इसलिए इसको फर्स्ट चैप्टर रखना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स करते करते यू ओपन योर माइंड, ब्रॉडन योर होराइजन। मैथ्स एंड केमिस्ट्री का मिक्सचर, फिर प्योर डायरेक्ट केमिस्ट्री में घुस जाएंगे जिसमें मैथ्स होगी, बट वो कैसी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पे क्या है, माइंड वाली मैथ्स है। तो साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाओ। मेरी बात मानो तो कॉन्टिन्यूस 2-3 मंथ्स तक मेरे से क्वेश्चंस लो। मैम आप 2-3 महीने, बाकी के चैप्टर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ये तो थोड़े 2-3 लेक्चर्स और खत्म चैप्टर। उसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे तब भी डेली 10-10 क्वेश्चंस नए आपको करने हैं, साथ ही में रिवाइज भी करने हैं। 5 DSA जैसे ही हो जाती है वापस से 5 की 5 DSA रिवाइज करनी, दोबारा से करनी है। जितने क्वेश्चंस दोबारा से करोगे, जितनी बार एक क्वेश्चन करोगे, नई चीज समझ आएगी। सच बता रही हूँ, अभी आपको लगेगा कि आंसर आ गया बहुत है, फिर दोबारा से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और कुछ नई चीज समझ आएगी, फिर दोबारा नई चीज समझ आएगी, क्योंकि ये मैथ्स है। इसमें आपकी मैम आपकी हेल्प नहीं कर सकती, इसमें केवल आपका दिमाग। मैम आपको डायरेक्शन दिखा सकती है, मैम आपको समझाने की कोशिश कर सकती है, समझना आपके दिमाग को पड़ेगा, है ना। इसमें मैं अंदर घुस के नहीं आपका वायरिंग नहीं कर सकती। वायरिंग बनेगी कैसे, क्वेश्चन देख के सॉल्व करके, बिना डरे। बहुत समय है, समय बहुत है, सही टाइम पे आपने ज्वाइन कर लिया है, एकदम अच्छे से हो जाएगी। सिलीएस्ट डाउट्स कि यार
आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ी मैम से पूछ सकती हूँ, ये क्या डाउट है मेरा, नहीं पूछो। वो डाउट मुझे भी था जब मैं आपकी स्टेज में थी, वो क्योंकि मैंने क्लियर करे हैं तो आज जाके मुझे कोई क्वेश्चन नया नहीं लगता। वही चीज आपको भी चाहिए, अपने एग्जाम में जाने से पहले वही चीज डेवलप करनी है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।